नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम पिछले लेक्चर तक प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत चौथी जो इकाई है वाक्य विज्ञान, उस इकाई को हम देख रहे थे। और पाठ्यक्रम में दिए गए इस वाक्य विज्ञान इस इकाई के अंतर्गत आने वाले जो मुद्दे हैं उसमें सबसे पहले हमने वाक्य की परिभाषाएं देखी है, उसके बाद वाक्य की आवश्यकताएं देखी है, और इन दोनों मुद्दों को विश्लेषित करने से पहले वाक्य विज्ञान से संबंधित भाषा विज्ञान में जो वाद प्रचलित है, अन्विताभिधानवाद और अभिहितान्वयवाद, इसके संदर्भ में भी मैंने विस्तार से चर्चा की है। आज हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ अगला जो मुद्दा है वाक्य के प्रकार, इस मुद्दे को समझने वाले हैं। असल में हमने जब समझा है कि वाक्य है क्या, वाक्य कैसे बनता है और वाक्य की जरूरतें क्या क्या है, वाक्य की आवश्यकताएं क्या क्या है, तो वहाँ पे हमने ये समझ लिया कि वाक्य बनने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वो सभी तत्व वाक्य में मौजूद नहीं है तो व्याकरणिक दृष्टि से भले ही वो वाक्य लिखा गया हो, प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन अन्य योग्यता, आकांक्षा, निकटता या पदक्रम आदि जो आवश्यकताएं हैं उसकी कमी के कारण उसको वाक्य नहीं कहा जाएगा। तो ये बात हमने वाक्य की आवश्यकता के अंतर्गत देखी है, और इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर आज हम हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ अगला जो मुद्दा है वाक्य के प्रकार, इसको समझने वाले हैं। असल में वाक्य के प्रकार, ये जो मुद्दा है, भाषा वैज्ञानिकों ने इसको अनेक तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश की है, और वाक्य के प्रकारों को उसके कुछ आधार मान्य किए गए हैं या उसके कुछ आधार स्वीकार किए गए हैं, और उन आधारों के आधार पर यहाँ पे वाक्य के प्रकारों का वर्गीकरण किया हुआ दिखाई देता है। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो आधार है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे और उसके आधार पर समझने वाले हैं कि वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार या व्याकरणिक रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार जो आते हैं वो कुल मिलाकर 3 प्रकार है, उसको भी हम समझने वाले हैं। व्याकरणिक रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कुल मिलाकर 3 है। उसमें पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य है। इसके साथ साथ दूसरा जो आधार भाषा वैज्ञानिकों ने वाक्य विज्ञान के अंतर्गत बताया है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। प्रस्तुत वाक्य में जो अर्थ निहित है उसके आधार पर वहां पे वाक्य के प्रकार किए हुए दिखाई देते हैं, और ये लगभग 8 प्रकार है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लगभग 8 है। इसमें पहला आ जाता है विधान सूचक वाक्य, दूसरा निषेध सूचक वाक्य, तीसरा आज्ञापरक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, चौथा प्रश्न सूचक वाक्य, पांचवा जो है विस्मय सूचक वाक्य, छठा जो है संदेह सूचक वाक्य, और सातवां है इच्छा सूचक वाक्य, और आठवां है संकेत सूचक वाक्य। तो वाक्य के अर्थ के आधार पर वहां पे वाक्य के प्रकार लगभग 8 है। हम इसको एक एक करके देखने वाले हैं, विस्तार से इसको उदाहरण सहित समझने वाले हैं, और इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि व्याकरणिक दृष्टि से या व्याकरणिक रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है इसको हम सबसे पहले देखेंगे, और इसको हम उदाहरण के साथ देखने वाले। इसको इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये समझने में कठिनाई नहीं आएगी। तो पहला जो आधार भाषा वैज्ञानिकों ने बताया है वाक्यों के प्रकारों का, वो व्याकरणिक दृष्टि से या व्याकरणिक रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, उसको हम देखेंगे। मैंने अभी कहा था कि इसमें कुल मिलाकर 3 प्रकार है। तो पहला जो है साधारण या सरल वाक्य। भाषा विज्ञान में या वाक्य विज्ञान में ये साधारण वाक्य, सरल वाक्य जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम इसको अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे व्याकरणिक संरचना के आधार पर बने हुए प्रकारों को हम वहां पे उसकी तुलना करके समझ सकते हैं।
तो पहला जो वहां पे प्रकार बताया गया है वो है साधारण या सरल वाक्य। इसके संदर्भ में भाषा विज्ञान में जो भी कुछ कहा गया है, सरल वाक्य किसे कहा जाता है, इसको थोड़ा सा बता देता हूं। जिस वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है और इसमें उपवाक्य वगैरह नहीं होते, ऐसे वाक्य को साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। देखिए, सरल वाक्य की परिभाषा दी जा रही है। इसमें कहा गया है कि जिस वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है, इसमें उपवाक्य वगैरह कुछ भी नहीं होते और इन्हें ही सरल वाक्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ, लड़का पुस्तक पढ़ता है। देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य सरल वाक्य है या साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई उपवाक्य नहीं है, पहले वाक्य से संबंधित कोई वाक्य वहां पे जोड़ दिया नहीं गया है, और इसमें एक समापिका क्रिया होने के कारण यहाँ पे ये सरल वाक्य का उदाहरण बन जाता है। और एक उदाहरण मैं बता देता हूं, सभी लोग गांव गए। अब देखिए, सभी लोग गांव गए, ये भी सरल वाक्य है। इसमें भी एक ही समापिका क्रिया है और इसमें किसी भी पहले वाक्य के साथ दूसरा वाक्य वहां पे जोड़ा नहीं गया है। तो सरल वाक्य को समझना बिल्कुल आसान है। उसको ध्यान में रखिए कि जिन वाक्यों में एक ही समापिका क्रिया होती है और जिसमें कर्ता कर्म क्रिया इन सूत्र के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर जब वो वाक्य बनता है, उसको सरल वाक्य कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। कुछ विद्वान जो है सरल वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार भी देते हैं, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय जो है ये वाक्य के दो अंग माने गए हैं। उद्देश्य मतलब क्या है कि जिस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब वाक्य में जो भी कुछ जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। और विधेय जो होता है, जो भी कुछ कहा गया है वो विधेय कहा जाता है। अर्थात उद्देश्य और विधेय को अगर समझना है तो उसकी भी भाषा वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। हम सरल वाक्य की परिभाषा पढ़ रहे हैं। सरल वाक्य में कुछ विद्वान जो है सरल वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार देते हैं कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो उद्देश्य और विधेय को भी समझना हमें स्वाभाविक है। तो उद्देश्य क्या है? देखिए, वाक्य का वह अंश जिसके बारे में शेष अंश में कुछ कहा जाता है। मतलब राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये अगर ये वाक्य है तो राम के बारे में शेष अंश में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो वहां पे उद्देश्य के रूप में सामने आता है। और विधेय क्या है? वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के बारे में स्पष्टीकरण देता है या सूचना देता है, वह विधेय है। उदाहरण मैंने अभी बताया था कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय दो अंग है। राम के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसलिए राम जो है उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ रहा है ये जानकारी या सूचना दी जा रही है, स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, तो उस वाक्य का वो विधेय है। तो दूसरा एक उदाहरण हम देख सकते हैं, लड़का गांव गया। यह भी एक सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक समापिका क्रिया है। तो लड़का गांव गया, इस वाक्य में गांव गया ये विधेय है क्योंकि लड़के के संदर्भ में वहां पे स्पष्टीकरण दिया गया है। गांव गया ये विधेय है, और गांव कौन गया? तो लड़का गांव गया, तो ये लड़का जो है उस वाक्य का उद्देश्य है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने सरल वाक्य की जो परिभाषा दी है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो वाक्य सरल वाक्य कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा हमने सरल वाक्य की देखी कि जिस वाक्य में कम से कम एक क्रिया होती है जिसमें दूसरा उपवाक्य वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसे वाक्य सरल वाक्य है। तो उदाहरण भी हमने देखे, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, सभी लोग गांव गए। ये सभी दो उदाहरण जो है सरल वाक्य के उदाहरण है। हम आगे के जो प्रकार जब देखेंगे तब आपको ये और अधिक समझ में आ जाएगा। दूसरा जो व्याकरणिक रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है वो है मिश्र वाक्य।
नाम से स्पष्ट है कि जहां पे दो वाक्य मिश्रित होकर सामने आते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होकर सामने आते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो मिश्र वाक्य के संदर्भ में भी परिभाषा दी जाती है। मिश्र वाक्य मतलब क्या है, देखिए, जिस वाक्य में मुख्य वाक्य के अतिरिक्त एक आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात समझ लीजिएगा कि सरल वाक्य में केवल एक ही वाक्य होता है, लेकिन मिश्रित वाक्य में या मिश्र वाक्य में कम से कम दो वाक्य होते हैं, और उन दो में से एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, और मुख्य वाक्य पर दूसरा जो वाक्य आश्रित होता है, निर्भर होता है, या एक दूसरे के पूरक होता है। तो यहां पे जो उदाहरण हम देकर समझ सकते हैं इसको, अर्थात जिस वाक्य में मुख्य वाक्य के अतिरिक्त एक आश्रित वाक्य या उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में जहां वहां, जब तब, इधर उधर, ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, इस प्रकार के अगर कुछ शब्द प्रयोग मिलते हैं या उस प्रकार के कुछ अव्यय मिलते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। हम बहुत बार ऐसे उदाहरण देखते होंगे कि जब बरसात होगी तब फसल अच्छी आएगी। ये उदाहरण मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर है। बरसात होने के बाद ही वहां पे फसल अच्छी होने वाली है, जब और तब भी उसमें जोड़ा गया है। तो ऐसे कुछ अव्यय शब्द जो है उन वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, तब जाकर वो वाक्य जो है मिश्र वाक्य बनता है। तो मिश्र वाक्य में जहां वहां, जब तब, इधर उधर, ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही आदि प्रकार के शब्द मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि, जब जब शब्द आ गया और तब तब ये भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ये वहां पे एक दूसरे पर वाक्य आश्रित है। दूसरा उदाहरण, जहां बारिश होती है वहां फसल अच्छी आती है। मतलब जहां बारिश होगी वहां जहां वहां का प्रयोग वहां पे मिलता है। और जैसे ही उसने पढ़ाई शुरू की वैसे ही उसके अंक अच्छे आने लगे। जैसे ही वैसे ही मतलब क्या है कि मिश्र वाक्य में मुख्यतः दो वाक्य होते हैं, उसमें से एक मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य होता है, और इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो है जब तब, जैसे ही वैसे ही, वहां पे जो ही त्यों ही, जहां वहां, इस प्रकार के अव्यय के रूप जो है वहां पे इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। तीसरा जो वाक्य का प्रकार है व्याकरणिक रचना के आधार पर, वो है संयुक्त वाक्य। अर्थात ये संयुक्त वाक्य जो है इसमें भी दो वाक्य आते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य के समान कोई मुख्य और कोई दूसरा उपवाक्य ऐसा नहीं होता। दोनों भी वाक्य जो है अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किंतु उन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक अव्यय का रूप वहां पे प्रस्तुत होता है या उसको जोड़ने का काम करता है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का जो विचार है मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि दो समानाधिकार उपवाक्यों से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो समानाधिकार मतलब दोनों भी वाक्य जो है, दोनों का महत्व जो है समान है। कोई भी मुख्य वाक्य है और उस पर कोई दूसरा निर्भर है ऐसा नहीं है। दोनों वाक्य समान है, समान अधिकार रखते हैं, और इन वाक्यों को जोड़ने के जो तत्व आते हैं उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, यद्यपि, यद्यपि, इस प्रकार के अव्ययों का वहां पे प्रयोग होता है। ये शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। किंतु, परंतु, यद्यपि, यद्यपि, लेकिन, अपेतु, अथवा, और, ये जो कुछ अव्यय हैं इनको समुच्चय बोधक अव्यय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और ये संयुक्त वाक्य
के अंतर्गत वहां पे आते हैं। उदाहरणार्थ, उसने पुस्तक उठाई, ये एक वाक्य है, और पढ़ने लगा, ये दूसरा वाक्य। अर्थात उसने पुस्तक उठाई एक स्वतंत्र वाक्य है, दूसरा वाक्य पढ़ने लगा। इन दोनों को जोड़ने का काम जो है और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने किया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन जाता है। उसी प्रकार जैसे मैंने उसकी कविता पढ़ी परंतु मैं उससे मिल न सका। अब देखिए, दो वाक्य है, लेकिन दो वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय ने वहां पे जोड़ रखा है। कैसे? मैंने उसकी कविता पढ़ी, ये एक पहला वाक्य, और दूसरा मैं उसको मिल नहीं सका, किंतु या परंतु उसमें जोड़ दिया गया है। तो मैंने उसकी कविता पढ़ी परंतु मैं उसे मिल न सका, ये दो वाक्य परंतु के कारण वहां पे जुड़े हुए हैं और इसलिए इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में फर्क करने आना चाहिए आपको। मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में क्या फर्क है? तो मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर आश्रित दूसरा वाक्य होता है, और उसमें जब तब, जैसे वैसे, यूं ही, जो ही, यो ही, इस प्रकार के कुछ शब्दों के प्रयोग वहां पे मिलते हैं, तो उनको मिश्र वाक्य कहते हैं। उसी प्रकार संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी मुख्य और कोई भी उपवाक्य नहीं होता, वो दोनों समान महत्व रखते हैं। लेकिन इन दो समान महत्व रखने वाले वाक्यों को जोड़ने का काम जो है समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से वहां पे होता है। तो समुच्चय बोधक अवयव कौन कौन से हैं? किंतु, परंतु, और, यद्यपि, यद्यपि, ये जो कुछ समुच्चय बोधक अवयव हैं, ये एक से ज्यादा वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। मुझे लगता है कि ये ज्यादा कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा उदाहरण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये व्याकरणिक रचना के आधार पर या व्याकरणिक व्यवस्था के आधार पर जो वाक्य के प्रकार बताए गए हैं वो तीन है: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। हमने इसको उदाहरण सहित देखा है। इसको थोड़ा सा एक दो बार सुन लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कभी भी पूछिए, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। अगले लेक्चर में मैं आगे के जो वाक्य के प्रकार है इसको आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।